ये वाला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा लॉ का सर्टिफाइड आंसर कॉपी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको आंसर्स को किस हिसाब से प्रेजेंट करना चाहिए, मैंने किस हिसाब से प्रेजेंट किया था जिससे मेरे को लॉ में एग्जाम्शन आया। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं पीछे से स्टार्ट करती थी, तो मेरा 5 है सबसे पहले, ठीक है, और बाद में 1 वगैरह आएगा। सो देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन में था कि मेरे को डिबेंचर ट्रस्टी का रिक्वायरमेंट्स बताना था, और 3 सब पार्ट्स था। उसमें मेरे को बताना था कि ये पर्सन जो है वो क्वालिफाइड हो सकता है डिबेंचर ट्रस्टी के लिए, नहीं, ठीक है। तो देखो मैंने किस हिसाब से लिखा था। The following are the requirements outlined in the Companies Act 2013 regarding the appointment of debenture holder। तो अब देखो मेरा कितना ज़्यादा अच्छा से वो लिखा हुआ है, वो देखो आप, आउटलाइंड ये सब। अब देखो, द डिबेंचर ट्रस्टी शैल नॉट बी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी। अब आप ये आंसर शीट देख रहे हो, इसमें देखो सारा कीवर्ड्स अंडरलाइन है, और आपका पहले ध्यान किस पे जाएगा, जो भी कीवर्ड्स अंडरलाइन है उस पे। तो इसीलिए आपको हमेशा जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करके आना चाहिए। देखो मेरे में सारा कीवर्ड्स अंडरलाइन है, नॉट, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, फिर उसके बाद डायरेक्टर शैल नॉट बी अ रिलेटिव। उसके बाद देखो हर एक में सब पॉइंट्स में एक एक डॉट यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो देखो हु बेनिफिशियरी इन द कंपनी, तो सारा ये देखो है। अब फिर उसके बाद देखो यहाँ पे और भी है बाकी पॉइंट्स। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिक्वायरमेंट स्टेटेड अबव द फॉलोइंग शैल बी द आंसर्स टू द क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो फिर मैंने आंसर दिया था कि एन इन्वेस्टर हु होल्ड्स एडवांटेजेस स्टेट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बी डेजिग्नेटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी। तो कुछ क्वेश्चन होगा कि अगर एडवांटेजेस स्टेट है तो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है, नहीं, तो उसका मैंने आंसर दिया था। यहाँ पे आप देखो कि किस हिसाब से लिखा हुआ है, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू। मैंने कोई नॉर्मल प्लेन इंग्लिश नहीं लिख दिया था कि शैल नॉट बी एबल टू बिकम, ये ऐसा कुछ। ये देखो आप पूरा लॉ जैसा लैंग्वेज, शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बी डेजिग्नेटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट भी था, इसमें था कि वो कुछ कंपनी से डेट वगैरह लेके रखा, तो फिर ऐसे करके ये वाला था। ये टोटल 3 सब पार्ट्स था, और ये 5 मार्क्स आता, ठीक है। ये देखो 5 मार्क्स आता, 5 का 5 मार्क्स आता। इन लोगों ने मेरे को 4.5 दिया इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और 5B। ये था ऑडिट एंड ऑडिटर्स का। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी 3 सब केसेस था कि ये बन सकता है ऑडिटर, ये बन सकते हैं, नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ था कि इसकी वाइफ इतना होल्ड करती है शेयर्स, फेस वैल्यू इतना है, तो ऐसे ऐसे करके सिनेरियोस था, और हम लोग को बताना था कि बन सकती है नहीं बन सकता है। तो देखो सबसे पहले मैंने कैसे लिखा था, प्रोविजन एप्लीकेबल। फिर मैंने पूरा प्रोविजन बताया जो उससे रिलेट कर रहा था। उसके बाद मैंने फैक्ट्स बताया केस का कि क्या क्या है। उसके बाद मैंने अपना कंक्लूजन दिया। तो इसमें देखो 3 सब पार्ट्स था, और ये देखो ये फर्स्ट का मैंने आंसर दिया, ये सेकंड का मैंने आंसर दिया, और देखो ये थर्ड का मैंने आंसर दिया। और तीनों में ये इस तरह से मैंने लिखा, प्रोविजन एप्लीकेबल, फैक्ट्स और कंक्लूजन। इसमें देखो अब एक और चीज जो कांस्टेंट है वो है कि मेरा नंबर, देखो जब मैं नंबरिंग करती हूँ तो मैं देखो पूरा बीच में करती हूँ, और उसको एक बॉक्स में डाल देती हूँ कि एग्जामिनर को अच्छा से दिखे, उसको ऐसे साइड वाइड में ढूंढना ना पड़े, है ना। और ये देखो 1 कितना अच्छा सा हर एक सब पार्ट्स में इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं याद आता है, छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैंक क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आता तो। देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना, कि मेरे पास टाइम नहीं था लॉ में कि मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि 1.5 डेज मिलता है। लॉ इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो थ्योरी को रिकॉल करने में टाइम लगता है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा था कि मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को रिवाइज कर पाऊँ। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से मेरे टाइम में मेरे को लग रहा है 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। तो अब मेरे को इसको अटेम्प्ट तो करना था, क्योंकि मेरे को बाकी सारा पार्ट्स आता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा अपने को काम किया, और मैंने सोचा कि मेरे को कुछ तो याद आएगा इसका। तो मेरे को ना सिर्फ 2 कीवर्ड्स याद आया जो इसमें अंडरलाइन हुई है, 2 डिफरेंट और एनालॉग। तो मैंने बोला ठीक है चलो ये दोनों तो आ गया याद, अब सिंपल इंग्लिश में सबको ज्वाइन वाइन करके कुछ बनाते हैं। तो देखो मेरे को नहीं आता था ये वाला डॉक्ट्रिन, और मैंने फिर देखो कुछ कुछ लिखा, स्टेट्स दैट वर्ड्स हैविंग 2 डिफरेंट मीनिंग मे बी इंटरप्रिटेटेड कीपिंग इन व्यू द अदर वर्ड्स अटैच्ड टू इट। इससे मेरे को नहीं आता, बस मैंने वो 2 वर्ड्स कीवर्ड्स जो मेरे को याद आए उसको मैंने लिया, और नॉर्मल इंग्लिश में लिखते गए उसको लिंक कर करके। अब देखो अगर मैं ये छोड़ देती तो मेरे को क्या, मेरे को 2 मार्क्स नहीं मिलता, ये 3 मार्क्स का। तो उन लोगों ने मेरे को 2 मार्क्स इसमें दे दिया। तो अगर मैं इसको छोड़ देती तो मेरे को थोड़ी मिलता। बट ये देखो कि अगर मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे को आता नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, मेरे को 2 कीवर्ड आता तो उससे क्या ही, बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया, और इसलिए उन लोगों ने मेरे को 2 मार्क्स दिया। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो थोड़ा सा अपने आपको काम करो, सोचो कुछ तो याद आएगा, जो याद आ रहा है उसको लिख दो,
मत सोचो इतना कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ मत सोचो, जो याद आ रहा है उसको लिख दो। अगर कुछ भी उससे मैच कर जाएगा ना सजेस्टेड आंसर तो वो आपको दे देंगे 0.5, हाँ 1 2 ऐसे। मेरे में एक और ऐसा आंसर है जिसको सिर्फ 0.5 मिला, बोला भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखो ये वाला आंसर 5C हो जाएगा, तो इसलिए आपको अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ो मत, पूरा लिख के आओ। हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे मार्क्स नहीं देता नहीं देता नहीं देता, अरे आप मौका तो दो मार्क्स देने का। अगर आपको नहीं आ रहा तो छोड़ देते हो, अरे मत छोड़ो, कुछ तो लिख के आओ उसके अंदर। ऑब्वियसली ऐसा चीज लिखो जैसा सेंस बनता है, बट हाँ कुछ लिख के आओ कि जो आपको मार्क्स दे पाए, ठीक है। ये 5C था। फिर 5D। तो 5D के अंदर देखो सब एजेंट है और सब्सटीट्यूटेड एजेंट है, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में ये लोग पूरा पूरा मार्क्स दे देते हैं अगर आपका सही है तो इसलिए अगर आप डिफरेंसेस कहीं भी है क्वेश्चन पेपर में तो उसको प्लीज प्लीज अटेम्प्ट करो, वो वाला को मत छोड़ना, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसा आंसर जो नॉर्मल आंसर है जिसमें मेरे को उन लोगों ने फुल मार्क्स दिया, 1 का देखो 1 फुल मार्क्स नहीं दिया बट हाँ 5 में से 4.5 दिया। तो मैं आपको वो आंसर दिखाती हूँ, वेट। अच्छा ये देखो ये 1D है। क्या हुआ था ना मेरे पास ना लॉ का पेपर जब मैं लिख रही थी तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था लास्ट में ना, मेरे को ना मेरा पास इतना ये हो रहा था ना कि मेरे पास था या कि 2 मिनट 1 मिनट और मेरे को 1D पूरा लिखना था, 1D बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो वो मेरे को आता भी था। अब मेरे पास आंसर शीट में वो भी नहीं था, मतलब मेरा आंसर शीट भी पूरा फुल हो गया था, मेरे को एक और एडिशनल शीट लेना पड़ता, उसमें अपना नाम वाम भरती, फिर मैं उसमें थ्रेड घुसाती और एग्जामिनर पहले मतलब जो इन्विजिलेटर रहता है पहले से चिल्लाने लगता था भाई थ्रेड बांध दो थ्रेड बांध दो, मैं उसमें थ्रेड बांधती, फिर मैं लिखती, मेरे को टाइम कब मिलता। तो फिर मैंने सोचा था कि ये 3 भी मेरे को नहीं आ रहा था, ये भी इंटरप्रिटेशन में स्टार्ट चूज किया था, तो मैंने सोचा था कि लास्ट में कुछ कुछ लिखूंगी, पर लास्ट में बस टाइम तो था नहीं, तो मेरे को पता था मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो मैंने सोचा 1D को यहीं पे कर देती हूँ। तो देखो मैंने 1D को यहाँ पे घुसा दिया, ये 3 के बाद है, ये देखो ये 3A के बाद सीधा मेरा 1D आ गया, देखो आंसर 3B काटा हुआ भी उसके नीचे लिखा हुआ आंसर 1D। अब उसके अंदर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, तो मेरे को ना टाइम ही नहीं मेरा पूरा लिखने का, मेरे को आता जरूर था। तो देखो इन लोगों ने मेरे को फर्स्ट स्टेप का 0.5 मार्क्स दे दिया, बाकी स्टेप्स कुछ था ही नहीं क्योंकि मैंने किया ही नहीं सॉल्व, बट इन लोगों ने फर्स्ट स्टेप को मेरे को 0.5 दे दिया। मैंने सिर्फ लिखा क्या था 3 डे ग्रेस पीरियड इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेरे पास आगे लिखने का टाइम नहीं था, मैंने बस इतना सा लिखा और इन लोगों ने मेरे को इसमें 0.5 दे दिया, इसमें फर्स्ट स्टेप मेरा मैच हो गया था। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी आता है तो उसको लिखो, अगर टाइम कम है तो भाई कुछ तो उसमें लास्ट में लिख दो हड़बड़ा उड़ाबड़ा करके। उन लोगों ने मेरे से आंसर ये छीन लिया था, पर मैंने इतना सा लिख दिया इसमें 0.5 मिला, और आपको पता है 0.5 एक मार्क्स से कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो इसलिए बस छोड़ना मत, ठीक है। तो देखो 1D आप देख रहे हो, उसके बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरा 1A मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वो नॉर्मल एक आंसर है, उसमें आपको दिखाऊंगी आपको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, लाइक मैंने दिखाया अगर क्वेश्चन में सब पॉइंट्स होता है तो कैसे करना चाहिए, और बाकी सब भी मैंने आपको दिखाया, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि उसको आपको कैसे करना चाहिए। देखो 1 ये वाला था सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड, प्रोविजन एप्लीकेबल। A subsidiary company in relation to a holding company means a company in which the holding company, देखो सबको कितना अच्छा से लिखा हुआ है, एक controls the composition of boards of director, exercises more than 1/2 of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट के लिए एक और डॉट, अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अनदर होल्डिंग कंपनी विल बी अ सब्सिडरी ऑफ दैट कंपनी। अब फैक्ट्स, एबीसी लिमिटेड इतना इतना होल्ड करता है, फर्दर एक्सवाइजेड इतना इतना होल्ड करता है, तो ये हो गया मेरा। अब देखो कंक्लूजन, since MNP Limited controls the composition of boards of directors of ABC Limited, hence it shall be a subsidiary of MNP Limited। ये फर्स्ट पार्ट था, मतलब वन का 1A का भी ना 2 पार्ट था, तो ये 1 पार्ट से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट देखो, प्रोविजन एप्लीकेबल, A holding company may not allot any shares, ये चैप्टर नंबर 2 में जहाँ पे है ना वो अलॉट नहीं कर सकता, वो लपाट कर, so to a subsidiary company and the subsidiary company shall not hold any share in the holding company, however the following are exceptions to this rule। तो देखो exceptions मैंने लिखा, मैंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अंडरलाइन किया है, डिसीज्ड को अंडरलाइन किया है, और फिर उसके बाद देखो फिर कंपनी हो, फिर देखो सेकंड पॉइंट में अंदर
ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है। फिर उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिखा है। फैक्ट्स ऑफ द केस देखो कितना छोटा सा है मेरा। और फिर उसके बाद कंक्लूजन में देखो हैज़ अ राइट, हैज़ देखो अंडरलाइन है क्योंकि हैज़ अ राइट है। फिर उसके बाद ABC लिमिटेड हैज़ नो राइट है, तो इसका लाइक वन का फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर वन का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें भी दो ठो होगा क्वेश्चन A और B, तो इसलिए देखो दो कंक्लूजन दिया हुआ, एक ये वाला डॉट से और डॉट से। तो देखो ये जैसे ये देखो अगर आप कोई आंसर्स के बीच में लिख रहे हो ना कि ये एक्सेप्शन है, तो इसको अंदर की तरफ लिखते हैं, और जब कंक्लूजन वगैरह में लिख रहे हो तो इसको बाहर की तरफ लिखते हैं। जैसे छोटा छोटा चीज़ आप इस पर ध्यान दोगे ना तो आपका लॉ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको आंसर्स को इसी हिसाब से प्रेजेंट करना चाहिए। मेरे को इसमें और इसके अंदर एनालिसिस क्यों नहीं लिखा हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 1 का 2 पार्ट है, अगर मैं सब में एनालिसिस लिखने बैठूंगी तो मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए अगर कोई एक आंसर है जो पूरा 5 मार्क्स है तो उसमें एनालिसिस लिखो, और अगर कोई एक आंसर है जिसका 2 सब पार्ट है और फिर सब पार्ट का भी और सब पार्ट्स है तो उसके अंदर फिर एनालिसिस को आप स्किप कर सकते हो और सीधा प्रोविजन एप्लीकेबल फैक्ट्स और कंक्लूजन लिख सकते हो। पर अगर एक नॉर्मल सा आंसर है उसमें एनालिसिस जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे सब पार्ट सिर्फ एक है, ठीक है, बाकी बड़ा सा केस स्टडी है तो उसमें एनालिसिस जाएगा। अब वैसे 2-3 सब पार्ट्स है तो उसमें फिर आप एनालिसिस को स्किप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखा दें कि तो इससे वीडियो से आपका टेक अवे क्या क्या हुआ कि आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए आंसर्स को, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए, और कैसे छोटा आंसर्स बड़ा आंसर्स ये सबको प्रेजेंट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा तो उसको छोड़ने के बजाय कुछ तो लिख के आओ। एग्जामिनर का मैच हो जाएगा, उनको मार्क्स दे देगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं बचा तो भी कुछ भर के आओ, छोड़ो मत, एकदम लास्ट तक लिखते रहो, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे को इसमें 70 में से 38 ही आए सब्जेक्टिव के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर मेरे को 30 में से 26 आया, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है 70-30 का होता है, तो मेरे को 70 में 36 आया और 30 में 26 आया, तो फिर टोटल मिला के 64 हो गया, एंड मेरे को इस हिसाब से एग्जामिनेशन आया। तो इसीलिए आपको MCQs पे हमेशा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि MCQs आर वेरी स्कोरिंग। अगर आपका इसके अंदर ये स्टेप मार्क्स वगैरह मतलब कहीं भी मार्क्स नहीं कटता है इंग्लिश में, ग्रामर वगैरह में, तो इस वेरी वेरी स्कोरिंग। तो आप प्लीज़ MCQs को बहुत अच्छे से करो कि आपका जो एग्जामिनेशन आने में आसानी हो। लाइक अगर आप सोचो कोई 30 में से 28-29 आ जाता है तो उधर आपको कितना ही लेके आना है ना। अगर आप उधर 40 भी बस आएगा 70 में से, या फिर मेरे जितना 38 भी आएगा तो आपको 60 प्लस हो जाएगा, एग्जाम्पशन हो जाएगा आराम से। तो इसीलिए आप MCQs को एकदम अच्छा से करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई YouTube चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू।